वेलकम बैक क्लास 11C। चिल्ड्रन, अभी इससे पहले हम इंटरनल एनर्जी और फिर रियल गैस देख रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है, रियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है, वो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है। क्योंकि रियल गैसेस में मॉलिक्यूल्स का एक फाइनाइट साइज होता है, एक डेफिनेट साइज होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता था। और जब कभी भी इंटरमॉलिकुलर फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो उस केस में बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन आइडियल गैस के क्या होता है, आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ने पढ़ा था कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होते हैं। उनका साइज ऑलमोस्ट ज़ीरो हम लोग लेते हैं। जब उनके बीच में जब उनका कोई साइज ही नहीं है, और तो उनके बीच में एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि उनके बीच में कोई इंटरमॉलिकुलर फोर्स नहीं लगता आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। और इंटरमॉलिकुलर फोर्स ना लगने की वजह से इनमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो आइडियल गैस की जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी वो केवल काइनेटिक एनर्जी के टर्म में होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, वाइब्रेशनल हो सकती है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि देयर इज नो इंटरमॉलिकुलर फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, सो इट डज नॉट possesses potential energy. Its internal energy is just the sum of various kinetic energy associated with it. Various kinetic energies means translational kinetic energy, rotational kinetic energy, vibrational kinetic energy. और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, तो रियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के टर्म में होती है, जबकि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अब नेक्स्ट हेडिंग है इंडिकेटर डायग्राम। अगर हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, जैसे गैस की ही अगर हम बात करें, और उसको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से किन्हीं भी दो वेरिएबल्स को ले लें। ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को हम लोग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। किन्हीं इन तीन में से किन्हीं भी दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को लेकर के अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा ग्राफ पेपर पे, उसको हम लोग इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया है मैंने, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स लाइक प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एन इंडिकेटर डायग्राम। अब यहाँ पे हम दो जो है इंडिकेटर डायग्राम दिखा रहे हैं बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। सपोज कर लीजिए कोई गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। अगर मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है, इसका मतलब है कि ये P1 होगा, और यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ एक्स एक्सिस पे, तो ये वॉल्यूम V1 होगा। और ये गैस अगर एक्सपैंड कर रही है, तो गैस एक्सपैंड कब करेगी? गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ये हम लोग जानते हैं बॉयल्स लॉ में। जैसे जैसे गैस एक्सपैंड करेगी तो एक्सपैंड करने पे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और सपोज कर लीजिए कि वो स्टेट बी पे पहुंच गई है, उस समय इसका प्रेशर P2 होगा और वॉल्यूम V2 होगा। जब प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तभी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो ये P2 कहाँ पे हो गया? यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ y एक्सिस पे, तो ये P2 हो जाएगा, और x एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये हम लोग ने इंडिकेटर डायग्राम दिखाया हुआ है एक्सपेंशन के केस में। अगर कोई गैस एक्सपैंड कर रही है तो उसका इंडिकेटर डायग्राम कैसा होगा। सिमिलरली अगर कोई गैस कॉम्प्रेस कर रही है तो तब उसका डायग्राम कैसा होगा। सपोज कर ले कोई गैस है जिसकी इनिशियल स्टेट A है, जहाँ पे प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। वॉल्यूम V1 मीन्स एक्स एक्सिस पे ये वॉल्यूम V1 दिखा दिया, और यहाँ वाला प्रेशर जो हो गया P1 हो गया। जब वो कंप्रेस होगी तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा
तो प्रेशर इंक्रीज होगा। बॉयज़ लॉ से हम लोग जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो मैंने सपोज कर लिया प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ एक्स एक्सिस पर, तो वॉल्यूम क्या हो गया है, V1 से V2 रिड्यूस हो गया है, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्रेशन के केस में डायग्राम हो गया। तो इस तरह का जो डायग्राम होता है जिसमें हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम को कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रेशर और वॉल्यूम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इन थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स का यूज़ करके जो डायग्राम हम बनाते हैं उसको हम लोग इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिकेटर डायग्राम या प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम भी आप बोल सकते हैं, पीवी डायग्राम। चिल्ड्रन, जो भी आपका इंडिकेटर डायग्राम है उससे अगर हम वॉल्यूम एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो जो इसका इस कर्व से जो इनक्लोज एरिया होगा एक्स एक्सिस में, वो हमें ये बता देगा कि हमने कितना वर्क किया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व, अंडर द पीवी डायग्राम is numerically equal to the work done, is numerically equal to the work done, numerically equal to the work done by the gas या फिर और ऑन द गैस, ऑन द गैस या बाई द गैस। अब इसमें मैंने दो वर्ड यूज करे, ऑन द गैस और बाई द गैस, ठीक है ना। तो बाई द गैस का मतलब है जब किसी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उस केस में वर्क डन बाई द गैस होगा। तो मैं यहाँ स्टार बना के लिख रहा हूँ, इफ W इज पॉजिटिव, यानी वर्क डन अगर पॉजिटिव आ रहा है, देन वर्क इज डन बाई द गैस। ये भी मैं एक अगला डेरिवेशन जो बताऊंगा उससे और क्लियर हो जाएगा। और अगर वर्क की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब होगा वर्क इज डन ऑन द गैस। जो गैस वर्ड यूज कर रहे हैं इसको जगह हम सिस्टम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। और अब मैं एक डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। ये चिल्ड्रन, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन हमने दिखना है, तो हमने यहाँ पे एक सिलेंडर दिखा दिया है जिसमें कोई गैस इनक्लोज है, ठीक है। और इनिशियली पिस्टन यहाँ पे था, ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन, इस पे पिस्टन लगा हुआ है। मैंने सपोज कर लिया कि जो ये पिस्टन मैंने दिखाया है इसके बेस का एरिया कैपिटल ए है, और जो गैस इसमें इनक्लोज है बच्चों, वो हर एक डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ऊपर भी, साइडवेज भी और बॉटम पे भी। तो अगर गैस जो पिस्टन के बेस से प्रेशर लगा रही है वो अगर कैपिटल पी है, तो मैंने लेट कर लिया कि लेट द एरिया ऑफ बेस ऑफ ए पिस्टन, that the area of base of a piston is capital A and the pressure exerted by a gas on the base of the piston is capital P। देन अगर मैं फोर्स निकालता हूं कि गैस कितने फोर्स से पिस्टन को ऊपर की ओर पुश कर रही है, देन द फोर्स exerted by the gas, force exerted by the gas on the piston, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू हो गया प्रेशर इनटू एरिया। सिंस P इज इक्वल टू होता है F अपॉन ए, तो यहाँ से मैंने F की वैल्यू निकाली। इस फोर्स की वजह से मैंने सपोज कर लिया है कि पिस्टन dx डिस्टेंस ऊपर की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा। इफ पिस्टन इज डिस्प्लेस्ड
by a distance dx, then work done by the gas। देखिए गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है और यहाँ पे आए हैं वर्क डन बाई द गैस। अगर वर्क निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से पुट कर दे रहा हूँ, पी इंटू ए रख दिया यूजिंग इक्वेशन 1। अगर एरिया को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए इंटू डी एक्स जो है वो डी वी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम, जब कभी भी गैस वर्क करेगी तो उस केस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन से दैट W इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया P इंटू डी वी। ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जिसको अगर हम इंटीग्रेशन के टर्म में लिखें तो हम लोग इस तरह से भी लिख देते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 P डी वी। तो ये डेरिवेशन है